हेलो बेटा, इससे पहली क्लासेस में हम बात कर रहे थे आयनाइजेशन एनर्जी की। आज उससे थोड़ा सा आगे करेंगे, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी अभी तक तुम लोग को मुझे लगता है कि समझ आ गई होगी हम बहुत बात क्या कर रहे थे, ठीक है। जनरल ट्रेंड की बात कर ली थी हमने कि जब भी हम लेफ्ट से राइट की ओर मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। लेफ्ट टू राइट जब भी जाते हैं जेड इफेक्ट बढ़ता है, साइज क्या होता है छोटा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि कहीं कहीं कोई फैक्टर्स काम आते हैं जैसे फुली फील्ड और हाफ फील्ड। तो फुली फील्ड और हाफ फील्ड एलिमेंट्स की, ऐसा अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुली फील्ड है या हाफ फील्ड है तो उस कंडीशन में उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा अपने ठीक आगे वाले एलिमेंट से, ठीक है। ध्यान से सुना, समझ आया तुम्हें क्या बोला मैंने। अगर हमने पहली चीज़ तो देखा लेफ्ट टू राइट कि लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हाफ फील्ड है या फुली फील्ड है, तो उस केस में उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी अपने ठीक आगे वाले एलिमेंट से, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी थी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की, कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, एक एलिमेंट से तुमने 1 2 3 4 एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव कर रहे हो तो उस पूरे एनर्जीज को क्या बोला जाता है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। और हमेशा सक्सेसिव क्या रहती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहती है। मतलब अगर हमने 4 इलेक्ट्रॉन निकाले तो आयनाइजेशन एनर्जी जो 4 है वो मैक्सिमम होगी, उससे कम थर्ड वाली होगी, उससे कम सेकंड, उससे कम फर्स्ट वाली, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा था बेटा, कुछ क्वेश्चंस करे थे सक्सेसिव के, कि हमने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स बताए थे, ग्रुप बताए थे, उसके बाद फिर अपना ब्लॉक्स बताया था कि कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। आज देखो एक क्वेश्चन और आता है, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि बोरॉन, एक तो हमने कर लिया कि जैसे हमने बोला LI NA, ये था पहला LI BE BCNOF NE, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, जो बेरिलियम है ये S2 रहता है, ये क्या रहता है P3 रहता है, और ये तो क्या रहता है P6, सबसे स्टेबल ये है, ठीक है। तो बेरिलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बोरॉन से ज़्यादा थी, नाइट्रोजन की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी थी वो ऑक्सीजन से ज़्यादा थी, और नियॉन की तो सबसे ज़्यादा होती ही है, ठीक है। ये था तुम्हारा जनरल ट्रेंड जब हम लेफ्ट टू राइट की बात कर रहे थे। अब मैंने बेटा तुम्हें एक चीज़ और बताई थी, जब हम पढ़ रहे थे एटॉमिक रेडियस, वहाँ पे मैंने तुम्हें बोला था कि एक टॉपिक यहाँ पे नोट कर लेना कहीं पीछे, बोरॉन फैमिली की आयनाइजेशन एनर्जी। याद आया कुछ, लिख लेना, इसको हेडिंग डाल लो, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन फैमिली, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन फैमिली। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन फैमिली, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, जो बोरॉन फैमिली का, जो बोरॉन फैमिली क्या है, ये बोरॉन फैमिली है, ठीक है। इस क्वेश्चन के आगे लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने तुम्हें पहले भी बताया और आज फिर बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना इसमें। अब इसका जो IP का ट्रेंड होता है बेटा, एक तो इसका ट्रेंड बता देता हूँ, उसमें तुम्हें रटना पड़ेगा। तो समझने के लिए क्या करो, सबसे अच्छा ये देख लो, ऐसा एक ट्रेंड रहता है इसका, जिगजैग ट्रेंड बोलते हैं जिसको, ठीक है। एक एलिमेंट यहाँ है, दूसरा, तीसरा, चौथा, लास्ट में ये W टाइप जो बना रखा है जिगजैग, इसको देख लेना। ये है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। आराम से समझ लेना इसको, ये पहले जिगजैग करा और उसके बाद ये बना लिया, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। अब देखो सबसे पहले कौन आ रहा है इसमें, सबसे पहले कौन आ रहा है, बोरॉन, फिर कौन आ रहा है, एल्यूमिनियम, फिर कौन आ रहा है, गैलियम, फिर बोरॉन, थैलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम और लास्ट में क्या है, इंडियम। तो इसका ट्रेंड क्या हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी का, बोरॉन की सबसे ज़्यादा रहेगी, देन थैलियम, देन और लास्ट में रहेगा इंडियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है तुम्हारी बोरॉन फैमिली की आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है।
जो पहला एक्सेप्शन आता है तुम्हारे इसमें ये है, ठीक है, फर्स्ट एक्सेप्शन कि बोरॉन फैमिली की जो आईपी निकलेगी वो है, और ये कौन सी आईपी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। सेकंड थर्ड निकालने में तुम्हें सिखा दिया था, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का मैं तुम्हें होमवर्क में दे रखा था, ठीक है। जब भी फर्स्ट आईपी कंपेयर करोगे नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कंपेयर करना है, सेकंड आईपी कंपेयर करोगे तो क्या करना था, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचा होगा वहाँ से तुम क्या कंपेयर करोगे बेटा, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचा होगा उससे तुम कंपेयर करोगे कौन सा, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन, सॉरी सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। हाँ बेटा हम बात कर रहे थे बोरॉन फैमिली की, ठीक है, बीच में लाइट चली गई थी, डिस्टर्बेंस था, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आयनाइजेशन एनर्जी थी बोरॉन फैमिली की वो उसका ट्रेंड ही है, इसको आराम से देख लेना, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आएगा बोरॉन, फिर थैलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम। तो ये जो ट्रेंड है बेटा ये किसका है, बोरॉन फैमिली का है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके कहीं नोट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको कहीं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के साइड में लिख लो, साइड में कहीं, ठीक है। जो भी तुम्हारे नोट्स होते हैं उसको थोड़ा प्रॉपर बनाना। अब सेकंड जो आता है बेटा ये हो गया हो, ठीक है, पहला एक्सेप्शन तो आ गया ही है तुम्हारे। दूसरा एक्सेप्शन देखो, डी ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये तुम्हारा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। ये बेटा मैं वापस बोल रहा हूँ, सभी बच्चे इसको अब याद कर लेना, ठीक है। फिर क्या आता है, लैंथेनम वाली सीरीज आती है, हाफनियम, टंगस्टन, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी। अब देखना इसमें ध्यान से, ठीक है, बोरॉन फैमिली समझ आ गया ना, बोरॉन फैमिली को तरीके से समझ के नोट्स में कहीं लिख लो हाथों हाथ। अब आती है तुम्हारी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में, यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे, जेई एडवांस के क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। अब अगर तुम एम्स के लिए जा रहे हो तो वहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। जो डी ब्लॉक है, पहली चीज़ तो समझ लो, जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं डी ब्लॉक को हमने कैटेगराइज कर रखा है 3D 4D 5D में। ये मैंने तुम्हें बताया था जब हम कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट ट्रिक में। अब इसमें बहुत सारी वेरिएशन है बेटा, ठीक है, इस पूरे ब्लॉक में बहुत सारे अलग अलग ट्रेंड है, तो मैं तुम्हें एकदम शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि कैसे, वरना पूरे रटने पड़ेंगे, ठीक है, अलग अलग ट्रेंड है, जाके फिर फंसोगे, तो मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। पहली चीज़ समझ लो, ये थर्ड से स्टार्ट होती है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये इसके ग्रुप हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। ये थर्ड ग्रुप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये कहाँ तक जा रहा है, डी ब्लॉक 12 ग्रुप तक जा रहा है, ठीक है। अब देखो जो थर्ड ग्रुप होता है, थर्ड ग्रुप, इसकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल का ट्रेंड है बेटा वो है 3D, 4D और 5D। मैं तुम्हें वापस से बोल रहा हूँ, इस पूरे डी ब्लॉक के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। जो तुम्हारा डी है 3D में क्या ट्रेंड रहेगा तुम्हारा बेटा, ये है, सबसे ज़्यादा जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगी वो 3D की होगी, उसके बाद 4D की, उसके बाद 5D की। मतलब अगर तुमसे कंपेयर करने के लिए पूछ लिया गया तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल होगी स्कैंडियम की, और टॉप टू बॉटम ये। समझ पाए बात को, ये तुमने याद करना है, इतना पूरे ग्रुप को याद नहीं करना है, तुम्हें जो मैं शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ वो करना है। सेकंड बात किसकी आती बेटा, ग्रुप 5, ये पहले नोट कर लो, चलो फिर बताता हूँ, पहले इसको पूरा नोट कर लो, फिर 3D को हटाऊंगा मैं, ठीक है। फिर ग्रुप आता है 4, 5, 6 एंड 10। इसका रहेगा बेटा 5D, 4D और 3D। कौन कौन से ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ मैं, 5, 6, 4, 5, 6 एंड 10।
थर्ड ये हो गया। 4, 5, 6 एंड 10 का ट्रेंड क्या रहेगा? 5D की आईपी सबसे ज़्यादा होगी। 5D की आईपी क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। इसमें मैं वापस बोल रहा हूँ, इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाना। कॉम्प्लेक्स बनाने जाओगे फंस जाओगे। जो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ उसको आराम से समझ लो। जो थर्ड ग्रुप की आईपी है वो क्या रहेगी तुम्हारी? 3D, 4D, 5D। सबसे ज़्यादा 3D, फिर 4D, फिर 5D। ग्रुप कौन कौन से? 4, 5, 6 एंड 10। इसकी क्या रहेगी? सबसे ज़्यादा 5D की रहेगी। सबसे ज़्यादा किसकी रहेगी यहाँ पे? 5D की। फिर किसकी रहेगी? 4D की। और सबसे कम किसकी रहेगी? 3D की। ये बात समझ आ गई तुम्हें? सबसे ज़्यादा 5D, 4D, 3D, सबसे कम 3D की रहेगी। किस किस में बोल रहा हूँ? 4, 5। 5 में भी ऐसे ही होगा। उसके बाद क्या बोला मैंने? 6 में भी ऐसे ही होगा। और एक ग्रुप कौन सा बोला बेटा मैंने? 10 में भी ऐसे ही होगा। दोनों बात समझ आ गई? अब कौन कौन से ग्रुप बचे हैं बेटा तुम्हारे? 7, 8, 9, 11 और 12। कौन कौन से बचे हैं? एक तो 7 है, 8 है, 9 है, 11 और 12। 7, 8, 9, 11 और 12। ठीक है। इसका ट्रेंड क्या होगा? इसका ट्रेंड देखना, ये रहता है 5D, 3D एंड 4D। समझ पाए बेटा? सबसे ज़्यादा 5D की रहेगी। सबसे ज़्यादा आईपी किसकी रहेगी? 5D की, फिर 3D की, फिर 4D की। मतलब अगर तुमसे पूछा इस ग्रुप का बताओ, MNTC और RE का बताओ, किस किस का? MNTC एंड RE। कौन से ग्रुप का है? 7th का। तो कौन सा सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? 5D। 5D वाला कौन सा है? RE। सबसे ज़्यादा रहेगा इसका, RE की सबसे ज़्यादा। फिर कौन है? 3D। मतलब यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा MN। और लास्ट में कौन सा है? 4D, मतलब TC। समझ पाए बात को क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं? ध्यान से समझ लो इस बात को। ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, इसमें ज़्यादा कष्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। थर्ड में है 3D, 4D, 5D। मतलब टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है। नॉर्मल ट्रेंड है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही है। ठीक है। 4, 5, 6 और 10। 3 का हो गया था 4, 5, 6 और 10। इसमें क्या रहेगा? ट्रेंड बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। 5D की सबसे ज़्यादा, फिर 4D की, फिर 3D की। 3 में जो 3D में था उसका ट्रेंड बिल्कुल उल्टा हो जाएगा इसमें 5, 6 और 4, 5, 6 और 10 में। फिर 7, 8, 9, 11 और 12 में क्या बोल रहा हूँ? सबसे ज़्यादा रहेगा 5D, उसके बाद रहेगा 3D, उसके बाद रहेगा 4D। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये तुम्हें वापस बोल रहा हूँ, जो 12th में तुम्हारा D ब्लॉक आएगा बेटा, वहाँ पे वापस चीज़ें आएंगी। इसका पूरा रीज़न वहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। वैसे तुम्हें थोड़ी बहुत अगर आइडिया होगा, हमने क्या पढ़ा था नीचे? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था। ठीक। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको आराम से देख लो। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको नोट कर लेना कि जब भी हम आईपी बात कर रहे हैं, किस में? डी ब्लॉक में। तो ये 3D का है, 3D नहीं, सॉरी, ये थर्ड ग्रुप का है। ठीक है। ये 4, 5, 6 और 7 ग्रुप का है। ये किसका है? 7, 8, 9, 11, 12 का। 3, 4, 5, 6, 10, 7, 8, 9, 11, 12। तो ये इसका जो ट्रेंड है, इसको कहीं लिख लो। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखना है। दो बात आ गई, एक तो बोरॉन फैमिली और एक डी ब्लॉक। यहाँ से क्वेश्चन 100% आएंगे, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। अगर आईपी से क्वेश्चन आ रहे हैं कहीं एडवांस के लिए या एम्स के लिए या मेंस में, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस यहाँ से 100% बनने ही वाले हैं। ठीक है। तो ये ट्रेंड देख लो और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो इसको। अभी तक लिख लिया होगा? ये ग्रुप नंबर्स हैं। ठीक है। ये ग्रुप 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 10, 7, 8, 9, 11, 12, ये सब ग्रुप नंबर है। वीडियो पॉज करना और इसको तरीके से देख लेना सिस्टमैटिक। तो जो तुम्हारे एक्सेप्शंस थे मैंने बता दिए बेटा तुम्हें। ठीक है। सबसे ज़्यादा तुम्हारा प्रॉब्लम यहीं पे आके फंसता है डी ब्लॉक में। ठीक है। बहुत बड़े बड़े रीजंस दिए रहते हैं, बट जो बिल्कुल शॉर्ट तरीका है मैंने तुम्हें बता दिया कि डी ब्लॉक को तुम कैसे कंपेयर करोगे। ठीक है। अब एक टर्म आता है बेटा स्टेबिलिटी का। ठीक है। एक वर्ड आता है स्टेबिलिटी ऑफ एलिमेंट। जैसे तुम्हें दे दिया है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। 20-25 सेकेंड आ जाओ सामने। एक है Al+, ठीक है, फिर आया Al+2, फिर आया Al+3। सभी बच्चे क्वेश्चंस तो लगाने लग गए ना बेटा इनके
क्योंकि जो रेडियस है, आयनाइजेशन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इसमें क्वेश्चंस लगाने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ 90% टाइम क्वेश्चंस में अटकोगे, चीज़ें सब समझ आएगी, कुछ भी नहीं है समझने में। किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, समझ आ गया आईपी है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने क्या बोला था, लेफ्ट टू राइट साइज छोटा हो रहा है, आईपी इंक्रीज हो रही है। फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड अपने ठीक आगे वाले एलिमेंट से ज़्यादा आईपी होगी उसकी, ठीक है। बट जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो फंसोगे। तो इसलिए प्लीज़ और प्लीज़ क्वेश्चंस लगाना बहुत ज़्यादा मस्ट है, वो करते रहना। अब इसमें पूछा गया बेटा स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी पूछी गई है इसमें। अब कैसे करोगे इसको? एक काम करो, यहाँ पे वीडियो पॉज करो, ठीक है। सभी बच्चे, मतलब जिसको सही में सीखनी चीज़ें, वो इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके एक बार इसको सॉल्व करो कि इसमें पूछा मैंने कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। एक बार इसको ट्राई करो, ठीक है, यहाँ पे। और मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, अब देखना। जब भी तुमसे स्टेबिलिटी पूछी जाएगी तो बेटा करना क्या, देखो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबिलिटी मतलब समझ आता है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये बात तो समझ आती है, ठीक है। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 8 3, ये एल्यूमिनियम है, ठीक है। तुमने क्या करा, एल्यूमिनियम से केवल एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो क्या हो गया 2 8 2। फिर गए 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, क्या हो गया 2 8 1। फिर वापस गए और बनाया Al+3, तो क्या हो गया 2,8। यहाँ ज़्यादा कष्ट नहीं होना चाहिए। एल्यूमिनियम था, तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, बन गया 282। 2 इलेक्ट्रॉन निकाले 281। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए 2,8। अब तुम्हें पता है, ध्यान से देखना, ये नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर रहा है बेटा, नियॉन का 2,8 मतलब नोबल गैस। और नोबल गैस क्या होती है अपने ग्रुप में, या नोबल गैस बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बात पता तुम्हें, इनर्ट इसलिए बोला जा रहा है उसको। तो अगर स्टेबिलिटी तुमसे पूछी गई तो इस सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा इसमें, Al+3 सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब यहाँ हो Al+ और Al+2 में, Al और Al+2 में अगर देखोगे तो अगर सीधे तुम देखोगे तुम्हें लगेगा साइज छोटा हो रहा है। सेम एलिमेंट में जितना पॉजिटिव चार्ज आ रहा है साइज उतना छोटा, साइज जितना छोटा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। यहाँ पे कंसेप्ट ये लगाएंगे आधे से ज़्यादा बच्चे, ठीक है। बट होता क्या एक्चुअल में, तुम देखोगे जब हमने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करो, प्लस और +2 को। जो प्लस है उसमें बेटा लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2, 1s2 2s2 2p6 3s2, जबकि यहाँ पे क्या है 3s1। तो S2 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा कि S1 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा? तो हम क्या बोलेंगे, S2 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा Al+ और लास्ट में स्टेबिलिटी किसकी रहेगी, Al+2। समझ लो, समझ आए? पर ये तुम्हारा ट्रेंड है, ठीक है। क्या करा हमने, एल्यूमिनियम में तुमसे Al+, Al2+ और Al+3 की स्टेबिलिटी पूछी गई थी। जब हमने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले ऑक्टेट कंप्लीट था, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ आता है। बट इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो देखा गया Al+ में 2 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में, जबकि Al2+ में 1 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। तो जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है बेटा। ड्यूप्लेट कंप्लीट है इसका मतलब ज़्यादा स्टेबल है। इसको तुम पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के भी देख सकते हो, 1s2 2s2 2p6 3s2, जबकि यहाँ पे 3s1 है, ठीक है। तो 3s2 वाला ज़्यादा स्टेबल हुआ, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया ये। तो स्टेबिलिटी टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उनको ऐसे करना बेटा, ठीक है। जब भी स्टेबिलिटी, अच्छा इसी में अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछ लिया, आईपी पूछ ली इसी क्वेश्चन में, अगर तुमसे, ये तो स्टेबिलिटी था, ये तो स्टेबिलिटी था, अब यहीं पे तुमसे पूछ लिया कि आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड बताओ, तो तुमने कुछ नहीं करना है। क्या बोला था मैंने, जब भी सेम एलिमेंट में आईपी पूछी जाएगी तो हमेशा क्या होगा, जो Al जितना पॉजिटिव चार्ज, आयनाइजेशन पोटेंशियल उतना ज़्यादा। सेम एलिमेंट, ये कौन सी आईपी आ गई, सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल आ गया। सेम एलिमेंट में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर सेम एलिमेंट है तो जितना पॉजिटिव चार्ज आईपी उतनी ज़्यादा। तो आईपी की बात करोगे या आयनाइजेशन एनर्जी की बात करोगे तो ये ट्रेंड रहेगा, जबकि स्टेबिलिटी का ये ट्रेंड रहेगा। ये समझ आया ना, ये नीचे वाला क्या बोला मैंने, तुम्हारे पास Al था, तुमने पॉजिटिव बनाया, फिर 2+ फिर 3+, समझ रहे हो। तो ये क्या होगी, तुम्हारी सक्सेसिव आईपी होगी। और सक्सेसिव आईपी क्या होती है, हमेशा इंक्रीजिंग सॉरी, सक्सेसिव आईपी हमेशा क्या होती है बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहती है।
सक्सेसिव आईपी हमेशा रहेगी बेटा तुम्हारी किस में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। हो गया, समझ आ गई बात है, दो चीज समझ आ गई। अब जो तुम्हारा लास्ट टॉपिक है आयनाइजेशन पोटेंशियल का, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो आज की क्लास है बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तुम अगर ध्यान से देखोगे तो सब एक्सेप्शंस बता रखे हैं इसमें। सबसे पहले हमने बोरॉन फैमिली की बात करी, ठीक है, डी ब्लॉक की बात करी, फिर स्टेबिलिटी की बात करी, बच्चे जहाँ पे सबसे ज़्यादा फंसते हैं। बच्चे क्या करेंगे, एल प्लस, प्लस टू, प्लस थ्री, सबसे ज़्यादा स्टेबल प्लस थ्री को बता देंगे, फिर प्लस टू को, फिर प्लस वन को, जबकि ऐसा नहीं है। स्टेबिलिटी अलग है, आईपी अलग है, ठीक है। अब लास्ट आता है तुम्हारा कार्बन फैमिली, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन फैमिली। क्या है कार्बन फैमिली का एलिमेंट, कौन कौन से हैं? ठीक है, टॉप टू बॉटम साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। साइज इंक्रीज होगा तो आईपी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये क्या बोल रहे हैं हम, जब भी हम टॉप टू बॉटम को जाएंगे तो आईपी क्या हो रही है, साइज इंक्रीज हो रहा है तो आईपी डिक्रीज करेगी बेटा, यही बात बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हेर फेर होता है, इसमें जो इसका ट्रेंड रहता है वो क्या रहता है, देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वापस से एक्सेप्शन वाला टर्म है ये, इसका ट्रेंड रहेगा। होना क्या चाहिए था ऐसा, बट ये गलत है, इन दोनों में एक्सेप्शंस मिलता है, पी भी ऊपर चले आता है, एस एन नीचे आ जाता है, तो ये ट्रेंड इसका बिल्कुल सही है। लास्ट टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी का लास्ट टॉपिक, ठीक है। तो तुमने बोरॉन फैमिली की बात कर ली, कार्बन फैमिली की बात कर ली, डी ब्लॉक की बात कर ली है, तो किसकी आईपी सबसे ज़्यादा है, किसकी आईपी, कैसे हम ट्रेंड करेंगे। पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर तुमसे पूछ लिया गया कि मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल कौन से एलिमेंट की है, तो वो है बेटा हीलियम, लिख लेना इसमें। पूरे पीरियोडिक टेबल में हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होती है और जो मिनिमम होती है वो होती है सीजियम की, ठीक है। हीलियम की सबसे ज़्यादा क्यों, क्योंकि हीलियम का साइज एक तो बहुत छोटा है, ठीक है, और उसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, एक तो साइज सबसे छोटा है, टॉप में सबसे छोटा, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, मतलब ड्यूप्लेट कंप्लीट है, नोबल गैस है, तो क्या होगी, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, इलेक्ट्रॉन्स को निकालना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होगा वहाँ से, ठीक है। तो इसलिए हीलियम जो है, हीलियम की जो आईपी होती है बेटा, या आयनाइजेशन एनर्जी होती है, वो क्या होती है, मैक्सिमम, और सीजियम की क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम। तो ये जो तुम्हारा टॉपिक है ये होता है कंप्लीट। अब इसके क्वेश्चंस लगाना, ठीक है, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है उसको पूछ लेना। ये टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। आ जाओ, आयनाइजेशन एनर्जी समझ आ गई, ठीक है। किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी, मतलब हमें बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी थी सक्सेसिव आईपी की, या उससे पहले यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है, किलो कैलोरी पर मोल और किलो जूल पर मोल, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितने कैलोरी कितने जूल होता है, ये मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था और उम्मीद करता हूँ कंप्लीट कर लिया होगा सभी ने। जैसे ही हमने ये पढ़ा इसकी यूनिट, उसके बाद हमने बोला सक्सेसिव आईपी, मतलब किसी सेम एलिमेंट से हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हैं, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो उसको बोलते हैं सक्सेसिव आईपी। और सक्सेसिव आईपी बेटा हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, ठीक है, हमेशा क्या रहेगा, इंक्रीज ऑर्डर में, मतलब थर्ड सबसे ज़्यादा, फिर सेकंड उससे थोड़ा कम, फर्स्ट उससे कम, फोर्थ सबसे ज़्यादा, उसके बाद थर्ड, फिर सेकंड, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, E1। क्लियर है। फिर हमने जनरल ट्रेंड देखा था, उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग देखे थे, कौन कौन से फैक्टर्स आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, और इसी तरीके से तुमने समरी भी बनानी बेटा, ठीक है, जो बना सकता है वो। तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे थे इसको, पहला फैक्टर था एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज, ठीक है। जैसे जैसे एलिमेंट का साइज बढ़ेगा हमें कम एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए, जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा तो हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में। इसका मतलब कि आयनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी थी बेटा, एटॉमिक रेडियस की, मतलब साइज बड़ा आईपी कम हो रही है, साइज छोटा आईपी बढ़ रही है, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर था जेड इफेक्ट, जेड इफेक्ट इंक्रीज होने पे साइज इंक्रीज, साइज क्या होता है, डिक्रीज, जेड इफेक्ट अगर इंक्रीज होगा साइज डिक्रीज होगा, और साइज अगर डिक्रीज है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। मतलब जेड इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आयोनाइजेशन एनर्जी के,
ठीक है। फिर आता है फुली फील्ड और हाफ फील्ड का कॉन्सेप्ट। फुली फील्ड और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। इसलिए अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो फुली फील्ड या हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करा हुआ है, तो उसकी आईपी ज़्यादा होगी अपने ठीक आगे वाले एलिमेंट से, ठीक है। फिर हमने लास्ट देखा था उसमें शेप ऑफ ऑर्बिटल SPDF, ये बार बार आएगा। अट्रैक्शन भी सबसे ज़्यादा एस करता है, रिपल्सन भी, याद रखना। तो एस में से इलेक्ट्रॉन्स निकालना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। एक वर्ड मैंने वहाँ पे यूज़ किया था, पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। एस क्या रहता है, न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा क्लोज रहता है, तो न्यूक्लियस के जितने ज़्यादा क्लोज रहेगा न्यूक्लियस उतना टाइटली बॉन्ड करेगा उसको, उतना टाइटली बॉन्डेड होगा न्यूक्लियस से, तो इलेक्ट्रॉन्स एस में से निकालना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, ठीक है बेटा। तो ये पूरा हो गया था। उसके बाद हमने एक्सेप्शंस की बात करी, बोरॉन और कार्बन फैमिली। पी ब्लॉक में किस किस में एक्सेप्शन है, बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली में। कार्बन में कुछ भी एक्सेप्शन मतलब सिंपल सा क्या है, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, आईपी डिक्रीज हो रही है, बस SN और PB, SN और PB को अगर हम थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दें तो ये हो जाएगा। बट बोरॉन फैमिली में हमेशा याद रखना है तुमने जिगजैग वाला, ठीक है। अब ये होमवर्क में एक बार देख लेना, थियोरेटिकल क्वेश्चन, कि बोरॉन फैमिली की जो आईपी है वो जिगजैग की होती है, देख सकते हो तो देख लेना, ठीक है। वो जिगजैग रहेगी बोरॉन फैमिली और ये। उसके बाद हमने बात करी डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक में 3rd ग्रुप से लेके 12th ग्रुप तक तुम्हारे पास एलिमेंट है, ठीक है। तो उसको याद करने का सिंपल तरीका क्या है, हमने उसको कैटेगराइज कर दिया कि 3rd ग्रुप की आईपी क्या रहेगी, टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही है, ठीक है। 4, 5, 6 और 10 की क्या हो रही है, उसका सेम रिवर्स हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या बचा तुम्हारे पास 7, 8, 11 और 12, ठीक है। इसमें क्या रहेगी, थोड़ा सा इसमें वेरिएशन होएगा 5D, 3D और 4D, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर तुम्हारा यहाँ पे जो है, चैप्टर नहीं, टॉपिक जो आईपी है तुम्हारा पूरा क्लियर हो गया। अब इसके क्वेश्चंस तुमने लगाने हैं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक ये समझ नहीं आएगा, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना काफ़ी, ये करो, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटा। चलो बाय, थैंक यू।